हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से हम अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आगे हम जो है आगे का जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा था, हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी जो आपका रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, यानी अपवर्तन का कॉन्सेप्ट है, उसको हम देखेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। हमने अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को समझा था कि अपवर्तन होता क्या है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी एक आयताकार कांच के स्लैब के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अब हम देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने ये फिगर है। तो यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यानी एक आयताकार कांच का स्लैब है। हमने क्या किया है, एक रे यानी एक प्रकाश की किरण को इस पे आपतित किया है। और जैसे ही आप जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो आपके एयर से, किससे, आपका जो एयर होता है यानी हवा होती है, एयर यानी हवा से ये कांच के स्लैब की तरफ जा रहा है। ठीक है, किस पे जा रहा है, कांच का स्लैब। यानी जो आपका कांच का स्लैब है वो आप जानते हैं ग्लास यानी कांच से बना है। फिर इससे पास होके ये फिर आप जानते हैं फिर एयर यानी हवा में फिर ट्रैवल कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा था कि जब भी कोई भी लाइट रे किसी विरल माध्यम से यानी रेयरर मीडियम से, जैसे कि इस केस में जो आपकी हवा है वो क्या है, एक रेयरर मीडियम है यानी विरल माध्यम है। उससे जब वो डेंसर मीडियम यानी सघन मीडियम या सघन जो आपका माध्यम है उसमें जाता है, तो क्या होता है, जो लाइट रे होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, यानी अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमारी एक रे ऑफ लाइट है, इसको हम नाम देते हैं के। ये पॉइंट एल पे ग्लास स्लैब पे यानी कांच के स्लैब में प्रवेश करती है। इसके बाद ये यहाँ पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है यानी अपवर्तित होती है, और ग्लास के स्लैब से पास होती है, उससे प्रोपगेट करती है, चलती है, गमन करती है। इसके बाद पॉइंट एम पे ये ग्लास स्लैब से बाहर चली जाती है, ग्लास स्लैब से बाहर चली जाती है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही ग्लास स्लैब से जो लाइट की रे है यानी प्रकाश की किरण है वो बाहर यानी हवा पे जाती है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर मुड़ गई, क्या हो गई, दूर चली गई, जिसे हम एमर्जेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, एमर्जेंट रे कहते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, हम इन की जो एंगल्स है उनके नाम रखते हैं। तो जैसे ही के एल, जो आपका के एल रे है, ये जो नॉर्मल यानी अभिलंब के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम एंगल आई कहेंगे। जो आपकी रे ग्लास स्लैब के अंदर जाती है, यानी जो प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब के अंदर जाती है, तो पॉइंट एल पे वो एंगल आर बनाती है अभिलंब के साथ। इसी तरीके से जब लाइट रे जो प्रकाश की किरण है वो स्लैब से बाहर जाती है पॉइंट एम पे, तो जो वो एंगल बनाएगी
जो वो एंगल बनाएगी उसे हम I2 नाम देंगे। क्या नाम देंगे? I2 नाम देंगे। और जो एंगल आपका जो है, जो आपकी नॉर्मल पाथ था, यानी जो पहला जो पथ था जो आपके लाइट रे का था, यानी प्रकाश की किरण का, उसको हम डेल से डिनोट करेंगे। अब पॉइंट एम पे जो एमर्जेंट रे है, कौन सी रे है? एमर्जेंट रे है, जो एंगल बना रही है उसे हम R2 एंगल कहेंगे। अब इसके बेस पे हम इस टॉपिक को देखेंगे कि आखिर हमारा ये जो टॉपिक है ये हमें किस तरीके से हम इसके फॉर्मूले निकालेंगे और हम ये देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम अब इसमें स्नेल का नियम लगाएंगे, यानी अप्लाइंग स्नेल लॉ। कहाँ पे लगा रहे हैं? L पे, यानी एट L। आप जानते हैं म्यू ए हमने लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। म्यू ए हमने क्या लिया है? म्यू ए हमने लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो जो आपका म्यू ए है, ठीक है, इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है वो हमारा म्यू है, इनटू साइन ऑफ एंगल I1 बराबर म्यू जी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, साइन ऑफ इनटू साइन ऑफ एंगल R। तो हमने पॉइंट L पे जो है हमने स्नेल का लॉ लगाया। तो स्नेल का जब हमने लॉ लगाया, जैसे कि आप जानते हो कि क्या करते हैं हम ये कहते हैं साइन I अपॉन साइन R बराबर आपका क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका? जो आपका पहला मीडियम है और दूसरा मीडियम है उनके बीच का, ठीक है। तो हमारा म्यू, इसलिए हमने क्या लिया? म्यू ए इंटू साइन I1 बराबर म्यू जी साइन R1। या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन I1 अपॉन साइन R1 बराबर म्यू जी अपॉन म्यू ए, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का और नीचे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर यानी हवा। तो जैसे कि आप जानते हैं स्नेल लॉ के हिसाब से आप इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। तो हमने क्या किया? स्नेल लॉ लगाया। हमने क्या करा? स्नेल का लॉ लगाया, स्नेल का नियम लगाया। किस पॉइंट पे? किस बिंदु पे? L पॉइंट। अब हम बात करते हैं पॉइंट M की। हम अब पॉइंट M में स्नेल का लॉ लगाएंगे। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट M, ठीक है। क्या लगाना है हमने? स्नेल का नियम लगाना है। किस पॉइंट पे? M पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने पहली इक्वेशन निकाली, इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। हम ये जानते हैं कि पॉइंट M पे जो लाइट रे है यानी प्रकाश की किरण है वो आपके ग्लास स्लैब से एयर की तरफ जा रही है, यानी कांच के स्लैब से कहाँ जा रही है? हवा की तरफ जा रही है। तो यानी यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन होगी म्यू जी इंटू साइन I2, म्यू जी इंटू साइन I2। जैसे कि आप जानते हैं कि एंगल I2 कौन सा एंगल है? जब जो आपकी प्रकाश की किरण है वो पॉइंट M से ग्लास स्लैब से फिर एयर पे जा रही है, तो I2 क्या है? वो एंगल है।
और R2 क्या है, जो कि इमर्जेंट रे के साथ एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा mg इंटू साइन I2 बराबर म्यू जी इंटू साइन I2 बराबर म्यू ए साइन R2। अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, आप जानते हो, म्यू ए अपॉन म्यू जी बराबर साइन I2 अपॉन साइन R2, यानी आपका आ जाएगा ये जी म्यू ए। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, यानी इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं, यानी रिवर्स कर देते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी म्यू जी अपॉन म्यू ए बराबर साइन R2 अपॉन साइन I2 बराबर ए म्यू जी। तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो हमने थर्ड इक्वेशन बना दी, यानी समीकरण 3 बना दिया। अब अगर हम समीकरण 3 को देखें और समीकरण 1 को देखें, यानी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को देखें, तो आप ये देख सकते हैं कि जो इसका राइट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है, ए म्यू जी है, दोनों जगह सेम है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको दोनों जगह एक जैसा दिखाई दे रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 को, समीकरण 2 और समीकरण 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं साइन ऑफ I2 बाय साइन ऑफ R2 इंटू साइन ऑफ R2 अपॉन साइन ऑफ I2 बराबर जी म्यू ए इंटू ए म्यू जी। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो आपकी पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन है, इन दोनों के राइट हैंड साइड आपके एक जैसे आए हैं, और जो इक्वेशन 2 है उसको हमने रिवर्स किया है, यानी उल्टा करके हमने इक्वेशन 3 निकाला। तो अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 समीकरण को, यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका साइन R2 से साइन R2 कैंसिल हो जाएगा। और आप ये जानते हैं ये दोनों क्या है, ये दोनों रिवर्स हैं, यानी उल्टे हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 1, यानी 1 आ जाएगा, यानी साइन I2 अपॉन साइन I2 अपॉन साइन I2, आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो पूरा आंसर आया, यानी साइन I2 अपॉन साइन I2, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा, पूरा जो आंसर आएगा वो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो आपकी सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है, ये दोनों क्या है, रिवर्सिबल इक्वेशन है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों क्या है आपके, यानी जी म्यू ए और ए म्यू जी, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। कैसे है, रेसिप्रोकल है, यानी हम ये कह सकते हैं जी म्यू ए इंटू ए म्यू जी बराबर 1, या फिर जी म्यू ए बराबर 1 अपॉन ए म्यू जी। या हम ये कह सकते हैं कि ए म्यू जी बराबर 1 अपॉन जी म्यू। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो आपका जी म्यू ए है, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है,
किसका, ग्लास और एयर का, और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एयर और ग्लास का आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जी म्यू ए बराबर आपका कितना है 1/a म्यू जी, या फिर a म्यू जी बराबर आया 1/g म्यू ए, यानी ये दोनों क्या है, टर्म्स रेसिप्रोकल है। अब अगर हम पहली और तीसरी इक्वेशन को देखें, किसको देखें, पहली और तीसरी इक्वेशन को देखें, तो हमें ये नजर में आया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, एक जैसी है। तो जब इनकी राइट हैंड साइड एक जैसी है यानी सेम है, यानी कि हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1 बराबर साइन ऑफ R2 अपॉन साइन ऑफ I2, यानी हम ये कह सकते हैं जब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों टर्म्स क्या होंगी, बराबर होंगी, दोनों टर्म्स इक्वल होंगी, बराबर होंगी। अब इसको देख के हम क्या कह सकते हैं, इस टर्म को देख के हम क्या कह सकते हैं कि जो साइन ऑफ एंगल I1 है अपॉन साइन ऑफ एंगल R2 है बराबर है साइन ऑफ एंगल R2 अपॉन साइन ऑफ एंगल I2 के, यानी जो ये रेशियो है दोनों क्या है, बराबर है, दोनों अनुपात समान है, बराबर है, इक्वल है। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका एंगल I2 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एंगल I2 है और जो आपका एंगल R2 है, एंगल I1 और जो आपका एंगल क्या है R2 है, दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो जो आपका एंगल I2 और R1 है ये दोनों क्या है, बराबर है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो आपका एंगल R1 है और I2 है दोनों क्या है, बराबर है। तो ये दोनों बराबर क्यों हैं, आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एक सेम जो आपका मीडियम है यानी माध्यम जो है दोनों एक ही है। जब लाइट रे जा रही है तो जो एंगल होगा, ठीक है, एंगल जो I1 है, एंगल I1 है और जो एंगल R2 है ये दोनों क्या है, बराबर है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका एंगल I2 है और जो R2 है, तो फिगर से हमें ये समझ में आया जो आपका I2 है वो R1 के बराबर है। इसका मतलब जो आपका साइन ऑफ एंगल I2 है वो बराबर है आपका साइन ऑफ एंगल R1 के, ठीक है, साइन ऑफ एंगल R2 बराबर है आपका साइन ऑफ एंगल R1 के, ठीक है। ये दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं क्योंकि आपका मीडियम सेम है। अब जब ये दोनों एंगल बराबर है, अगर हम इस इक्वेशन में इस कंडीशन को रखें, अगर हम इस कंडीशन जो आपकी इक्वेशन 4 है, समीकरण 4 है, इसमें जो आपका इक्वेशन है 4, इसको अगर हम रखें यानी साइन I2 बराबर साइन R1, I2 बराबर आपका साइन R1 रखें, तो हम ये जानते हैं कि आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन I1 बराबर साइन R2 के हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, I1 बराबर आपका R2 के हो जाएगा। तो यानी कि जो आपके एंगल्स हैं, ठीक है, I1 और R2 एंगल ये दोनों बराबर हैं और आपका R1 I2 एंगल बराबर है। अब हम ये जानते हैं कि जो आपकी एमर्जेंट, अब अगर हम बात करें एमर्जेंट रे की, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा MN क्या है, आपकी एमर्जेंट रे है, और आप ये देख सकते हैं ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, KL के। अगर हम इसे एक्सटेंड करें तो आपको ये पैरेलल यानी समानांतर दिखाई देंगे। तो जो हमारे पास ये गैप आता है, ठीक है, जो गैप आता है किसका, जो आपका KL है यानी जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और जो आपके एमर्जेंट रे है, इसके बीच में जो गैप आता है इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी पार्श्विक विस्थापन कहते हैं।
अब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, एम से एक नॉर्मल यानी अभिलंब ड्रॉ करेंगे, जो कि आपका कितना होगा, एम एन डैश। और जो आपका एम एन डैश है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है किसके, आपके एल सी के, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये एंगल है हमारा एम एल सी, ये हमने डेल लिया है, एम एन डैश परपेंडिकुलर है आपके के एल के, ठीक है। और लेट एंगल एम एल एन डैश हमने कितना लिया है, डेल लिया है, ठीक है, जो कि आपका डेविएशन है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल एल एम एन डैश ले, कौन सा ट्राइंगल ले, एल एम एन डैश, अगर हम ट्राइंगल ले तो आप इस ट्राइंगल में देख सकते हैं हम साइन डेल की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से एल एल डैश एम, एल डैश एम, अगर हम इस ट्राइंगल को ले, एल डैश एम, इस ट्राइंगल को ले तो हम क्या करेंगे, इसमें एंगल जो है R1 से हम cos R1 की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल एल एम एन डैश जो आपका साइन डेल है बराबर है एम एन डैश अपॉन एल एम के, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो एम एन डैश है बराबर है एल एम साइन डेल के। इसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल एल डैश एम ले, इसमें cos R1 बराबर होता है एल डैश अपॉन एल एम के, यानी कि हम यहाँ पे भी एल एम की वैल्यू निकाल देते हैं। एल एम बराबर, पहले हमने एम एन डैश की निकाली, अब एल एम की वैल्यू निकालेंगे, बराबर एल डैश cos R1 t अपॉन cos R1, क्योंकि जो आपका एल डैश है वो थिकनेस है आपकी ग्लास स्लैब की, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एल डैश क्या है, एल डैश आपकी थिकनेस है, ये आपका एल पॉइंट है एल डैश, तो हमने इसे टी लिया है यानी थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसलिए हमने यहाँ पे टी की वैल्यू को रख दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम एम एन डैश की वैल्यू निकालते हैं। आपकी एम एन डैश की वैल्यू हम क्या निकालते हैं, यानी हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो जो आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यानी एम एन डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तो हम क्या निकालना चाहते हैं, एम एन डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, यानी पार्श्विक विस्थापन की वैल्यू जो है उसको हम निकालना चाहते हैं। तो जो आपका पार्श्विक विस्थापन है यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो आपका एम एन डैश है। तो जो आपका एम एन डैश होगा वो बराबर होगा एल एम साइन डेल के, यानी एम एन डैश बराबर एल एम की हम वैल्यू रखेंगे, हमारी एल एम की वैल्यू कितनी आई है, टी अपॉन कॉस R1, टी अपॉन कॉस R1 साइन डेल। तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, ये आपका पार्श्विक विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की आपकी टर्म आ गई। इस तरीके से आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट की टर्म निकालें।
तो ये आपकी क्या आ गई, पार्श्विक विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की टर्म आ गई। और इस तरीके से आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट की टर्म निकालेंगे। इस तरीके से आप पार्श्विक विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की टर्म निकालेंगे। अब हम बात करते हैं रियल एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक। तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई किसकी, टैंक की। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने 2 पॉइंट लिए हैं, ठीक है। हमने पॉइंट लिए हैं, ओ पॉइंट लिए, ठीक है, ओ पॉइंट लिए। तो जब भी हम बिल्कुल सीधा, किसी भी सीधा या सीधे तौर पे जब भी हम किसी भी टैंक में, ठीक है, कोई भी टैंक है, टैंक में पानी है, ठीक है, अगर हम नॉर्मली यानी अभिलंब से या बिल्कुल सीधे से, ठीक है, अभिलंबवत, अगर हम इसका बेस देखें यानी इसका जो डेप्थ है, ठीक है, जो इसका बेस है, गहराई है, डेप्थ है, उसको अगर हम देखें, अगर हम बिल्कुल सीधे यानी 90 डिग्री पे देखते हैं तो हमें इसकी वास्तविक गहराई दिखाई देती है, क्योंकि हम बिल्कुल अभिलंबवत हम इसे देख रहे हैं। अगर हम इसे किसी एक एंगल से देखें, यानी हम ऑब्लिकली देखें या फिर तिर्यक देखें, ठीक है, ऑब्लिकली देख रहे हैं, तिरछा देख रहे हैं, तो हमें क्या होता है, जो इसका बेस होता है यानी टैंक का जो बेस होता है वो हमें कुछ ऊपर दिखाई देता है। तो बेसिकली जो हमें ये ऊपर दिखाई देता है, ये किसकी वजह से दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन की वजह से यानी अपवर्तन की वजह से हमें किसी भी टैंक हो, चाहे आपकी नदी हो, चाहे कोई भी तालाब हो, उसकी गहराई कम दिखाई देती है। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा है अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने देखा है, तो हमने क्या देखा था कि जब भी लाइट रेज यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक ट्रैवल करती है, चलती है, तो क्या होता है, वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है यानी मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण अपने पाथ से या पथ से मुड़ जाती है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो इस कारण हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी जो प्रकाश है उसका अपवर्तन दिखाई देता है। तो इसका एक जो रोल है या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो हम क्या जनरल फॉर्म में हम एक टैंक में या किसी तालाब या किसी नदी के जब हम बेस यानी उसका जो बेस होता है, उसका जो डेप्थ होता है, उसे जब देखते हैं तो हमें उसमें दिखाई देता है। The real depth is the actual depth of the bottom of the tank, यानी जो वास्तविक गहराई होती है टैंक की, वो कौन सी होती है, जो उसकी एक्चुअल गहराई होती है, यानी वास्तविक गहराई जो होती है वो उसकी टैंक की वास्तविक गहराई होती है, यानी जो उसका बेस होता है वो एक्चुअल में वही उसका बॉटम होता है, टैंक का बॉटम यानी निचला हिस्सा होता है, या गहराई होती है। एंड द apparent depth is virtual depth that is observed as a result of reflection of light। और जो आपकी आभासी गहराई होती है वो गहराई होती है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें दिखाई देती। The apparent depth depends upon the refractive index of the medium, यानी जो आपका आभासी गहराई होती है वो माध्यम के जो अपवर्तक सूचकांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, उसके ऊपर निर्भर करती है। यानी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब हम टैंक की बात कर रहे हैं, टैंक के बेस की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में, तो हमें जो टैंक का बेस ऊपर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है उसके बेस से, यानी उसकी जो गहराई है उससे जो प्रकाश है वो परावर्तित हो रहा है और हमारी आंखों पे पड़ रहा है। और जो वो रेज ऑफ लाइट है यानी प्रकाश की किरणें हैं, वो क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे चल रही है। यानी जो आपका एक माध्यम है, कौन सा माध्यम है, पानी से हवा पे जा रही है जिससे वो आपकी आंखों पे पड़ रही है। तो उस वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी वो लाइट रेज बेंड हो रही है, मुड़ रही है।
जिस कारण आपको जो है एपरेंट डेप्थ जो होती है, यानी आभासी गहराई दिखाई देती है। और वो किस पे डिपेंड करती है, किसके ऊपर निर्भर करती है? जो आपका माध्यम है, ठीक है, उसके अपवर्तक सूचकांक पर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वो डिपेंड करती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक टैंक है। टैंक में क्या है, पानी है, आप देख सकते हैं, और ऊपर एयर है, ठीक है। तो हमने क्या है, जो इसका इंटरफेस है, उसको हमने आपका यहाँ पे PQ से रिप्रेजेंट किया। अब हम इसकी डेप्थ को देख रहे हैं, यानी इसकी गहराई देख रहे हैं। इसकी गहराई हमने O मानी, और हम देख रहे हैं एक एंगल से, जो कि हम एक एंगल से यानी तिर्यक या ऑब्लिकली हम इसको देख रहे हैं। तो जैसे ही हम देखते हैं तो हमें जो आपकी पॉइंट O है, जो आपका पॉइंट O है, वो हमें कैसा दिखाई देता है, I पॉइंट पे दिखाई देता है। यानी जो गहराई है, किसकी गहराई है, आपके टैंक की गहराई है। यानी जो आपका टैंक है उसकी जो गहराई है वो हमें पॉइंट I पे दिखाई देती है। तो पॉइंट I पे आप इसकी गहराई को देख सकते हैं कि आपको इधर पे ये अपेयर हो रही है, यानी जो आभासी गहराई है वो आपकी पॉइंट I है। आपका जो लाइट रेज है वो आपकी आंखों में पड़ रही है। हम एंगल A'OB जो है, ठीक है, B है, इसको हम एंगल I मानते हैं, और A'IC को हम एंगल R मानते हैं। तो अगर हम देखें, जो लाइट रे है OC, ठीक है, प्रकाश की किरण कौन सी, OC है, उससे हम एक नॉर्मल यानी अभिलंब अगर बनाए NN डैश, तो हम ये देखेंगे कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है या लंबवत है, किसके, आपके PQ के। यानी ये पैरेलल है A'O के, यानी समानांतर है किसके, A'O के। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, यानी A'O' N डैश क्या है, पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। हम इन दोनों को पैरेलल मानते हैं। और आपकी कौन सी रे लेते हैं हम, OC अगर हम लेते हैं, OC लेते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो आपका एंगल AOB है वो बराबर होगा आपके एंगल OB N डैश के। यानी एंगल AOB बराबर होगा एंगल OB N डैश के। तो जैसे कि हमने एंगल AOC को, या हम कह सकते हैं एंगल जो आपका AOC है, AOB है, और एंगल OB N डैश है, ये दोनों बराबर है। और किसके बराबर है, एंगल I के बराबर है, एंगल I के बराबर है। इसी तरीके से, और ये कैसे एंगल है, ये दोनों एंगल कैसे, ऑल्टरनेट एंगल से, यानी वैकल्पिक कोण है। इसी तरीके से एंगल AIB बराबर होगा एंगल NBC के, एंगल AIB बराबर होगा एंगल NBC के। और आप देख सकते हैं कि NN डैश और AO डैश क्या है, दोनों समानांतर है, पैरेलल है। तो ये दोनों एंगल जो हो गए, ये आपके एंगल R के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यानी संगत कोण है। अब अगर हम ट्राइंगल OAB ले, ट्राइंगल
ओ ए बी, अगर हम इस ट्राइंगल को लें तो हमारा जो साइन आई होगा, साइन आई बराबर होगा आपका ए बी अपॉन आपका ओ बी के। तो आपका जो ट्राइंगल है ए ओ बी, इसमें जो आपका साइन आई है वो बराबर होगा ए बी अपॉन ओ बी के। इसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल आई ए बी ले, आई ए बी इस ट्राइंगल को ले, तो इसमें साइन आर जो होगा वो बराबर होगा आपका ए बी अपॉन आई बी के, ए बी अपॉन आई बी के। स्नेल लॉ के हिसाब से, ठीक है, स्नेल लॉ के हिसाब से आपका क्या होगा, आपका अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले यानी अपवर्तक सूचकांक निकाले, तो ए म्यू ओमेगा, तो ये आपका आएगा साइन आर अपॉन साइन आई, यानी ए बी अपॉन आई बी इंटू ओ बी अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल होगा, यानी ओ बी अपॉन आई बी आपका क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो ओ बी अपॉन आई बी आप देख सकते हैं, आपका ओ बी अपॉन आई बी आप देख सकते हैं। तो जो आपको ओ बी अपॉन आई बी है, ये क्या है, ये किसके बराबर है, जो आपका ओ बी अपॉन आई बी है वो आपके किसके बराबर है, रियल डेप्थ यानी वास्तविक गहराई अपॉन एपरेंट डेप्थ यानी आभासी गहराई। यानी वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। तो इस तरीके से हम रियल डेप्थ यानी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का रेशियो यानी अनुपात निकाल सकते हैं। और इसका हमने रिलेशन देखा किसके साथ, आपका जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तक सूचकांक है, उसके साथ हमने इसका रिलेशन देखा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप अपवर्तक सूचकांक निकाल सकते हैं अगर आपके पास रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ आपके पास है, यानी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई जो है वो आपके पास है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको डेरिवेशन कराए आपको समझ में आ गए होंगे। हमने जो ग्लास स्लैब का देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, उससे हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला और आपने क्या निकाला, लेटरल डिस्पर्जन का जो फॉर्मूला निकाला वो हमने देखा। मुझे आशा है कि आपको ये जो डेरिवेशन है वो समझ में आ गया होगा। जो हमने रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक यानी किसी टैंक का वास्तविक गहराई और जो आपकी आभासी गहराई है उसके बारे में हमने पढ़ा, समझा, डेरिवेशन किया, उसका रिलेशन देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो मुझे आशा है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इन डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के कई बार इसको प्रैक्टिस करके लर्न करना है। और जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।